हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमजी सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से हम कक्षा 12 इतिहास के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज प्रश्न संख्या 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें देखिए, पहला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, उसने भारत में किस शहर को सबसे बड़ा शहर बताया था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर। इसमें सही हो जाएगा तो दिल्ली को उसने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था। अगला देखिए, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर बनवाया था। शिव मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनाया था? तो दक्षिण भारत के छोल वंशों ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1911 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आप लोगों को सबको पता है कि ब्रिटिश, अंग्रेज, जिन्हें ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्होंने सबसे पहले बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था और अपनी राजधानी भी उस समय उन्होंने बंगाल यानी कलकत्ता में बनाई थी। और 1911 में कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका के अंदर गृह युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1861, 75, 50, 59। तो आपको पता है कि 1861 के अंदर अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और उस समय गृह युद्ध के बाद कपास की आवश्यकता ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा थी और अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने के बाद वहां से कपास आना बंद हो गया। तब भारत से 90% तक कपास ब्रिटेन वाले भारत से आयात करते थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो अब आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई सत्याग्रह उन्होंने पहले भी चंपारण का किया, खेड़ा का आंदोलन किया था, बहुत सारे किए थे। लेकिन आपको यदि ऑप्शन दे दिए जाए तो ऑप्शन में आप पता लगा लोगे। 1943 इसमें कुछ नहीं हुआ था, 40 में उन्होंने कुछ नहीं किया, 41 में भी उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन या सत्याग्रह नहीं किया, लेकिन 1941 और 1942 के अंदर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और विभिन्न प्रकार के सत्याग्रहों में भाग लिया था, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह माना जाता है। होलोकास्ट क्या है? अब इस प्रश्न में आपके डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिया हुआ है। होलोकास्ट का मतलब होता है विध्वंस। क्या होता है? विध्वंस होता है या महाध्वंस होता है। विध्वंस या महाध्वंस होता है होलोकास्ट का मतलब बड़ी तादाद में नर हानि होना, ये होलोकास्ट कहलाता है। लेकिन यदि आपके चैप्टर के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, संघर्ष का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मित्रता यहाँ होती नहीं है, संगठन का कोई मतलब नहीं, पीछे बचा बंटवारा। और आपके चैप्टर में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा बंटवारा। चलो, एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद में खाली जगह वाले प्रश्न हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, आरंभिक और धार्मिक ग्रंथ और सबसे पुराना, तो आपको बताना है वेद जो सबसे पुराने हैं। यदि वेद में भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा में नहरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा में नहरों के अवशेष सोरतुगई नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था और अकबर ने इस कर को समाप्त भी किया था, लेकिन औरंगजेब के समय वापस ये शुरू हो गया था। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल है। और आपको ध्यान रखना है, ये 9 रत्नों में से एक रत्न माना जाता था, जिसमें 9 रत्नों में आपको अभी मैं बताऊंगा ये अगले क्वेश्चन करने के बाद में कि 9 रत्न कौन कौन से थे। फिर देखिए अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था चार्ल्स कॉर्नवालिस। याद रखना है, चार्ल्स कॉर्नवालिस।
अगला प्रश्न देखिए, संतालों के जीवन का प्रतीक हल था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, संताल पहाड़ी लोग, संताल लोग, तो संतालों के जीवन का प्रतीक हल था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1858 मतलब 1857 की क्रांति के समय, उसके बाद में जब नाना साहिब के परेशान किया गया अंग्रेजों द्वारा और नाना साहिब भाग कर कहाँ चले गए थे, तो ध्यान रखना नेपाल में भाग कर चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल आर्मी की पौधशाला। अब बंगाल आर्मी की पौधशाला का मतलब ये हुआ कि बंगाल की जो आर्मी थी, बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश सेना के अंदर जो जितने भी सैनिक थे, उनमें सबसे ज्यादा सैनिक किस प्रांत से थे। तो अब आपको बताना है कि वो किस प्रांत से थे। तो सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे, इसीलिए अवध सेना को या अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है, पौधशाला कहा जाता है, जहां सैनिकों को पैदा किया जाता है। अब अगले प्रश्न, खाली जगह वाले प्रश्न समाप्त हो गए। अब तीसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। तीसरा प्रश्न में पहला प्रश्न है कि जातक कथा किसे कहा जाता है। अब आप लोगों को पता होगा, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी पूर्व कहानियां हैं, वो सभी की सभी कहानियां क्या कहलाती है, जातक कथाएं कहलाती है। और जातक कथाओं से हमें पता चलता है कि राजा और प्रजा के मध्य किस प्रकार के संबंध थे। यदि खराब संबंध है तो भी हमें उन्हें उनसे जानकारी प्राप्त होती है, और अच्छे होते हैं तो भी हमें उन्हें उनसे ही जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के संकलन को जातक कथा कहा जाता है, और इनसे राजा व प्रजा के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पांडवों की पत्नी का नाम क्या था। आप सभी लोग जानते हैं पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था, और पांडवों की मां का नाम कुंती था, और पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था। तो ध्यान रखना है पांडवों के बारे में। और अगला प्रश्न है स्तूप। स्तूप देखिए, स्तूप किसे कहा जाता था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे स्थान जहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित, बुद्ध से जुड़े हुए कुछ ऐसे अवशेषों को वहां पर रखा गया, अवशेषों को वहां रखा गया, उन स्थानों, उन टीलों को ही क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। सरिया। अब देखिए, सरिया का मतलब क्या होता है। जैसे आप सभी को पता है, सरिया का मतलब होता है मुसलमानों के कानून की किताब। तो देख लीजिए, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून सरिया कहलाता है, और ये सरिया कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। तो ध्यान प्रश्न आ सकता है, सरिया किस पर आधारित था। तो ध्यान रखना है, कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। और अंतिम प्रश्न, अलवार किस मत से संबंधित थे। अलवार किन से संबंध रखते हैं। तो ध्यान रखना, अलवार वैष्णव मत से संबंध रखते हैं, और नयनार शैव मत से संबंध रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 रत्न कौन से हैं। तो ध्यान से देखना, एक छोटी सी ट्रिक्स आपको याद रखना, BAT या H, या F या H मतलब इन दोनों को माना जाता है। कभी ये नाम आता है, कहीं पे ये लिखा हुआ है। तो देखिए, बी का मतलब हो गया बीरबल। क्या हो गया, बीरबल। ए का मतलब सभी लोग जानते हो, अबुल फजल, जो आपकी बुक में बहुत बार आ रखा है, अबुल फजल। टी का मतलब जो वित्त मंत्री था, टोडरमल। देखिए, और यहाँ लिख देते हैं हम। इस बी का मतलब भगवान दास। इस ए का मतलब अब्दुल रहीम खाना। इस टी का मतलब तानसेन, आपने सुना होगा संगीतकार तानसेन। और इस एम का मतलब मानसिंह, और इस एम का मतलब मुल्ला दो प्याजा, और इस एफ का मतलब फैजी। और कहीं पे लिखा हुआ था साथियों एच का मतलब हकीम हुकाम या हकीम हुमाम। थैंक यू।